चलिए लेट्स कम डाउन टू आर्मेचर रिएक्शन का एक पार्ट बचा हुआ था जिसमें ये आपको बताना बाकी था कि डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल क्या होते हैं। पहले ये वाली चीज देखिए, एम्पियर टर्न्स पर पोल क्या होते हैं। टोटल एम्पियर टर्न्स पर पोल, ये टर्न्स है, टर्न क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स मान लीजिए Z है, आर्मेचर कंडक्टर्स, तो इतना आपको होपफुली पता होगा कि दो कंडक्टर से मिल करके एक टर्न बनता है। एक टर्न जो होता है उसमें दो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक। तो Z अगर आर्मेचर कंडक्टर्स हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? Z/2, ठीक। अगर आर्मेचर कंडक्टर्स अगर Z हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? टर्न्स, दिस इज इक्वल टू Z/2, Z/2, Z/2 इज टर्न्स, ये वैल्यू हो गई नंबर ऑफ टर्न्स की, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स ये हो गए। एम्पियर टर्न्स, एम्पियर कितना एम्पियर है उसके अंदर आ रहा है? अगर आर्मेचर करंट IA है, ठीक है, तो एक पैरेलल पाथ में कितनी करंट जा रही होगी? टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ की वैल्यू A होती है, ठीक है, आर्मेचर पैरेलल पाथ, और इसकी वैल्यू लैप बढ़ने के लिए कितनी होती है? A की वैल्यू लैप बढ़ने के लिए कितनी होती है? A इक्वल टू P, और वेव के लिए कितनी होती है? 2। इसकी डिटेल वाइंडिंग करने का जो डिटेल्स हैं वो सब आप ड्राइंग के अंदर अपना पढ़ेंगे, मैंने केवल आपको बेसिक्स यहाँ पे बता दिए। तो आर्मेचर पैरेलल पाथ इतने होते हैं। अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू IA है और आर्मेचर पैरेलल पाथ टोटल IA है, तो एक पाथ में करंट कितनी जा रही है? एक पाथ के अंदर करंट कितनी जा रही है? देखो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक पाथ ये रहा, एक पाथ ये रहा, एक पाथ ये रहा, एक पाथ ये रहा। इसमें कितने कंडक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ठीक है। एक कंडक्टर में 2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और एक पाथ में 1 एम्पियर की सप्लाई मिल रही है, तो इसकी रेटिंग कितनी हो गई इस जनरेटर की? कितने वोल्ट और कितने एम्पियर्स? 4 वोल्ट 4 एम्पियर्स, 4 वोल्ट 2 + 2 यानी कि 4 वोल्ट। 4 वोल्ट अगर ये है तो 4 वोल्ट ये है, 4 वोल्ट ये है, 4 वोल्ट ये है, 4 वोल्ट की यहां पे आ रहा है तो 4 वोल्ट, और 1 एम्पियर, एक पाथ में से 1 एम्पियर आ रहा है, तो 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4 एम्पियर्स, 4 एम्पियर। दिस इज IA, और टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इस केस में कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। तो IC यानी कि एक पाथ के अंदर करंट कितनी जा रही है? 4/4, 1 मतलब 4/4, दिस IC इज इक्वल टू IA/A, ये वैल्यू हो गई IC की, ठीक। और सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एम्पियर्स, टोटल एम्पियरेज एक पाथ के अंदर एम्पियरेज कितना जा रहा है? दैट इज IC इज इक्वल टू IA/A। तो एम्पियर टर्न्स पर पोल इस कितनी वैल्यू हो गई इसकी? दिस इज इक्वल टू एम्पियर्स, एम्पियर इज IC, टर्न्स विच इज Z/2, और पर पोल इसका मतलब अपॉन P। So this is equal to ZIC/2P. This is the value for total ampere turns per pole. इतना हो गया। अच्छा, अब जो डायग्राम बनाया था उस दिन मैंने, उसमें थीटा की जो वैल्यू थी, जिस थीटा से फर्क पड़ता है वो थीटा कितना था? इट वाज लाइक दिस। देखिए ये याद होगा आपको, ये निकल के आ रहा था, इफ दिस इज थीटा तो इतने के अंदर डीमैग्नेटाइजिंग थे, इतने, और यहां से यहां तक दिस वाज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है, इतना निकल के आ रहा था। तो अब आपको ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल कितने हैं, ये आपको निकालना है। अगर ये थीटा है और ये पूरा टोटल 360 डिग्री था, तो इसके अंदर कितने कंडक्टर्स आ रहे हैं? अच्छा देखो, मान लीजिए दिस थीटा वाज 10 डिग्री,
न्यूमेरिकल वैल्यू से आसानी से समझ में आता है। 10 डिग्री, तो ये यहां टोटल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स कितने डिग्री के अंदर आ रहे हैं? 40 डिग्री। ये क्लियर है सब लोगों को? 40 डिग्री, 10 + 10 + 10 + 10, 40 डिग्री के अंदर कंडक्टर्स आ रहे हैं। अब इसके अंदर टोटल 36 कंडक्टर लगे हुए थे, तो इतने 40 डिग्री के अंदर कितने कंडक्टर्स आ रहे हैं? 4। क्लियर है सब लोगों को? 360 डिग्री में 36 कंडक्टर थे, इसका मतलब 10 डिग्री में एक कंडक्टर था, तो 40 डिग्री के अंदर 4 कंडक्टर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4 थीटा अपॉन 360। यही तो हो गया। नंबर ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स इज इक्वल टू 4 थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय z। इतने कंडक्टर्स हो गए। टर्न्स कितने हो गए? z/2। टर्न्स करने के लिए z/2 कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 4 थीटा इंटू z/2 अपॉन 360। ये वाली चीज हो गई, विच गिव्स यू 2 थीटा अपॉन 360 इंटू z। ये आ गया। दिस इज द नंबर ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग टर्न्स। डीमैग्नेटाइजिंग टर्न्स इतने हो गए। एम्पियर्स से मल्टीप्लाई करना है और पर पोल निकालना है। पर पोल निकालने के लिए बेसिकली आप ये वाला काम करते थे, जस्ट डिवाइड बाय 2। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको निकालने के लिए वाला काम करते हैं। सो दिस डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल इज इक्वल टू 2 थीटा इंटू z अपॉन 360 इंटू IC/2। ये वाला काम कर देते हैं। दिस इज द वैल्यू फॉर डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल। और अगर ये आपको मिल गया है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल कितने होंगे? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल ये निकाल सकते हो कितना हो गया? टोटल वो दे रखा है, डीमैग्नेटाइजिंग इतने दे रखे हैं, दिस माइनस दिस विल गिव यू दिस। दिस इज इक्वल टू A माइनस B। ये A है, ये वाला पूरा B है, A माइनस B। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल इज दिस। ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसके अंदर। फिलहाल न्यूमेरिकल्स करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में किसी टाइम पे अटेंड कर लेंगे। फिलहाल इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट द कम्यूटेशन। कम्यूटेशन वाला सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और कम्यूटेशन इंजीनियर में पूरा भी हो जाएगा कि चीज क्या है। ठीक, अच्छा अब देखिए, सबसे पहले देखिए कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेशन, जब भी आप ये वर्ड बोलते हैं कम्यूटेशन, देन यू आर रेफरिंग टू अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है कम्यूटेशन, प्रोसेस है। कम्यूटेटर सब लोग जानते हैं कम्यूटेटर क्या होता है। कम्यूटेटर का पर्पस क्या होता है कि आर्मेचर के अंदर जो करंट बन रही है, जो AC है, ऑल्टरनेटिंग है, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, उसको सारी पॉजिटिव साइकिल ही उसकी बना दे। और पॉजिटिव साइकिल में भी जब पॉजिटिव साइकिल का पीक जिस टाइम आ रहा है तभी वो उसमें से टैप करे। तो इट्स लाइक दिस कि मान लीजिए आपके सामने नल है, कई सारे नल लगे हुए हैं और सब में हर समय पानी आ रहा है, लेकिन 1 बजे से 2 बजे तक के बीच में ये वाला नल है, इसमें मैक्सिमम पानी आता है। 2 बजे से 3 बजे तक के बीच में इस वाले में मैक्सिमम आता है, और 3 से 4 के बीच में इस वाले में मैक्सिमम आता है, 4 से 5 के बीच में इसमें मैक्सिमम आता है। तो अगर 1 से 2 के बीच में इसमें अगर मैक्सिमम आ रहा है तो 1 बजे से 2 बजे तक के बीच में आप जो भी अपनी बाल्टी है जिसमें पानी भरना है वो किस नल में लगाएंगे, इसमें कि किसी और में? ऑब्वियसली इस वाले में लगाएंगे। यही वाला काम कम्यूटेटर करता है। कम्यूटेटर के जो ब्रशेस हैं, वो ब्रशेस जो हैं कम्यूटेटर के साथ में अलाइंड इस तरह रहते हैं, इस तरह से सेट कर रखा होता है। उन लोगों की सेटिंग इस तरह की सेट होती है कि जो भी कॉइल है जिसमें मैक्सिमम वोल्टेज बन रहा है वो उस मैक्सिमम वोल्टेज वाली कॉइल्स के साथ में ही जुड़ता है, कनेक्ट होता है, और उसमें से वोल्टेज टैप करना शुरू कर देता है। ये कम्यूटेटर का फंक्शन है। जितनी देर में वो कॉइल घूम के आगे गई और अगली वाली कॉइल यहां पर आई, उतनी देर में बाय द ज्योमेट्री ऑफ द कंस्ट्रक्शन
ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उस वाली कॉइल जो आगे बढ़ चुकी थी उसके अंदर करंट बनना कम हो चुका है और अगली वाली कॉइल के अंदर मैक्सिमम चल रहा है। कैसे, इसका एग्जांपल देखिए, मैं इसको डायग्राम से बताता हूं तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं खाली 3 कॉइल ले रहा हूं और 3 कॉइल लेकर के आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कैसे वेरी कर रही है चीजें। तीन कॉइल्स देखो क्या है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। ये रोटर इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो कॉइल नंबर 1 1 डैश, 2 2 डैश, 3 3 डैश, ये 3 कॉइल्स हैं। इतना आप पहले से जानते हैं, ये जो फ्लेमिंग्स रूल लगाने के बाद में अपनी वाली चीज देखी थी कि जब भी कोई कॉइल बिल्कुल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल जिस टाइम है उस टाइम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स काट रही होती है, और जिस टाइम वो कॉइल यहां पर है उस टाइम मिनिमम फ्लक्स काट रही है। इसका मतलब फ्लक्स काट ही नहीं रही है, उसमें वोल्टेज जो है दैट इज 0। अब देखो क्या होता है कि ब्रशेस अभी इस कॉइल के साथ में जुड़े हुए हैं 1 और 1 डैश के साथ में। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन में चल रही है। जैसे ही ये निकल के आगे पहुंची, जैसे ही ये यहां तक पहुंच गई, 1 वाली कॉइल जो है वो अगर यहां पर जब पहुंच जाएगी उस टाइम तक 2 वाली खिसक करके यहां पर पहुंच चुकी है। तो आप ये देख रहे हैं कि 1 डैश वाली कॉइल के अंदर वोल्टेज कम होता चला जा रहा है और 2 वाली के अंदर ज्यादा हो रहा है। तो जितनी देर में 2 डैश ये वाली खिसक के यहां पहुंच रही है और 1 वाली खिसक के यहां पहुंच गई, तो 1 में जैसे ही कम होना शुरू हुआ ऑटोमेटिकली जो ब्रशेस जो है, ब्रशेस के साथ में ये 2 डैश अपने आप जुड़ जाएगी। तो 2 और 2 डैश जो है सेकंड कॉइल में से वो टैप करना शुरू कर देगा वोल्टेज। उसके बाद में 2 जो यहां पहुंच चुकी थी, 2 जिस टाइम यहां पर पहुंचेगी उस टाइम ये जो 3 है 3 वाली यहां पर पहुंच चुकी होगी, तो 2 को छोड़ देगा 3 में जुड़ जाएगा। ये वाला काम ऑटोमेटिकली कर रहा है कि जैसे ही कोई भी कॉइल के अंदर मैक्सिमम ईएमएफ बनना शुरू होता है, बारी बारी से कॉइल आती जाएंगी, एक कॉइल के अंदर कमी जैसी होनी शुरू होगी, उसके अंदर ईएमएफ जैसी कम होना शुरू होगा तब तक दूसरी कॉइल आ चुकी होगी, तो इसके छोड़ के उसमें चला जाता है। फिर ये निकल जाता है तब तक दूसरी कॉल आनी शुरू हो जाएगी, तब तक उसमें चला जाता है। तो ये वाला पूरा प्रोसेस इसके अंदर चलता रहता है, कम्यूटेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्यूटेशन। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। कॉइल, हर कॉइल का एक सिरा कम्यूटेटर के एक सेगमेंट से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर आप ये वाला काम करिए कि देखो, मान लो ये वो कम्यूटेटर का रोल है, इसको अगर आपने ये एक कट लगाया और इसको पूरा स्प्रेड आउट कर दिया तो आपको दिखाई क्या देगा? आपको दिखाई देगा ये एक कॉपर का सेगमेंट, एक माइका का सेगमेंट, फिर एक कॉपर, फिर माइका, फिर कॉपर माइका, कॉपर माइका, ये चीज दिखाई देगी आपको। ठीक, ये माइका है, इसके बीच में कॉपर है। कॉपर सेगमेंट्स के साथ में जो कॉइल्स हैं वो आपने जोड़ रखी हैं, तो एक कनेक्शन यहां, एक कनेक्शन यहां, एक कनेक्शन यहां, एक कनेक्शन यहां, एक कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन लगे हुए हैं और हर 2 कनेक्शन के बीच में एक कॉइल है, ऐसे कनेक्शन हो रहा है। अब ब्रश जो है, ब्रश एक कॉपर सेगमेंट और एक माइका सेगमेंट की थिकनेस के बराबर होता है। इसका मतलब दिस इज लाइक दिस, ये और ये थिकनेस पे ध्यान दीजिएगा। ब्रश की थिकनेस जो है वो एक कॉपर सेगमेंट प्लस एक माइका सेगमेंट, इसकी पूरी टोटल थिकनेस के बराबर एक ब्रश का सेगमेंट है। इसमें से करंट टैप करी जा रही है। लेट अस से कि इसकी करंट रेटिंग वाज 40 एम्पियर, 40 एम्पियर इसमें चाहिए थी। 40 एम्पियर कैसे आ रही है? ये 40 एम्पियर इसमें से आ रही है। 40 एम्पियर इस कॉइल में मैक्सिमम करंट इस टाइम बन रही है और ये जो कनेक्शंस इसके अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब लेट अस से 20 एम्पियर इधर से आ रही है और 20 एम्पियर इधर से आ रही है और इसकी वजह से 40 एम्पियर बन रही है और 40 एम्पियर पूरे इसके अंदर चली जा रही है। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, ये खिसक के यहां पर आ गया। एक्चुअली ब्रश नहीं खिसक रहा है, ब्रश अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन ये पूरी असेंबली खिसक रही है। मैं ब्रश को खिसका रहा हूं। जितनी देर में ब्रश खिसक के यहां से यहां तक आ गया, अब क्या हो रहा है, 20 एम्पियर इधर से आ रहा है, 20 एम्पियर इधर से आ रहा है और इसके अंदर इस तरह का हिसाब किताब हो चुका है कि लेट अस से
10 एम्पियर इधर से आ रहा है, 10 और 20 इधर से आ रहा है, से 30 एम्पियर इधर से आ रहा है और 10 एम्पियर इधर से आ रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें जो 20 एम्पियर्स था वो 20 एम्पियर्स कम होकर 10 एम्पियर्स में हो गया है, और ये जो अगले में जिसमें 0 एम्पियर्स के आसपास चल रहा था वो 0 से बढ़ के 10 एम्पियर्स हो गया है। तो 30 एम्पियर इधर से आ रहा है और 10 एम्पियर इधर से आ रहा है। नतीजा क्या है, इसमें से अभी भी 40 एम्पियर निकल रहा है। जब ये और खिसक के और इस तरफ पहुंच जाएगा, जब पूरा सिस्टम और इधर खिसक जाएगा, तब क्या होगा, इसमें से 10 एम्पियर आएगा और इसमें से 30 एम्पियर आएगा। ये 20 एम्पियर जो इस तरफ जा रहा है, 10 एम्पियर इधर से आ रहा है, 10 एम्पियर इधर से आ रहा है। मे भी कुछ और तरह का वेरिएशन हो गया, या इस तरह का हो गया कि यहां से 5 एम्पियर आ रहा है और यहां से 25 एम्पियर आ रहा है, यहां से 35 एम्पियर आ रहा है। तो पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे ब्रश जैसे खिसकता हो जा रहा है, तो पहले क्या था, जब ये पूरा ब्रश खाली से कांटेक्ट में था, तब यहां से मैं यहां पे सारी वैल्यूज ऐसे लिखता हूं, इसके बारे में चिंता मत करो, अभी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उससे। देखो पहले क्या था, जब ये सेगमेंट यहां पर था उस टाइम इसमें से 40 था, इसमें 0 था। जब ये खिसक करके थोड़ा सा ऐसे हो गया यहां पे और यहां पे, इस तरह इतना खिसक गया, उस टाइम यहां से 30 है और यहां से 10 है। जब ये खिसक के और इधर पहुंच गया, तब यहां से 20 है, यहां से 20 है। जब और खिसक गया, तब यहां से 10 है, यहां से 30 है। और जितनी देर में पूरा खिसक करके यहां से यहां पहुंच गया, पूरा एक सेगमेंट खिसक चुका है, उतनी देर में यहां पे 0 और यहां पर 40 हो जाना चाहिए। ये समझ में आ रहा सब लोगों को? इसमें इस बात के ऊपर टेंशन मत लीजिए, दिमाग में कंफ्यूजन मत आने दीजिए कि इन कॉइल्स के अंदर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। हमको केवल इस बात से मतलब है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इधर 40 है, इधर 0 था, 40 का 30, 20, 10, 0 ऐसा होता जा रहा है, इस तरफ बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ब्रश इस तरफ पहुंचता जा रहा है। तो जितनी देर में ब्रश पूरा इसके बजाय इसके कनेक्शन में आए, उतनी देर में करंट भी पूरी 40 एम्पियर इसके बजाय इसमें से निकलनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रॉब्लम पड़ जाती है। ये प्रॉब्लम और कैसी हो जाती है कि होगा क्या, यहां पर जब जिस टाइम तक पूरा इसके कनेक्शन में आएगा, उस टाइम तक यहां पर खाली 35 एम्पियर ही मिल रही होगी। अब उसको 40 एम्पियर चाहिए, तो बचे वो 5 एम्पियर कहां से आएंगे? वो 5 एम्पियर यहीं से आते हैं, और यहां से वो हवा में जंप करके यहां से वहां तक पहुंचते हैं। और जंप करने का मतलब क्या है? स्पार्किंग। स्पार्किंग की वजह से लॉस हो रहा है, दैट्स ट्रू। लेकिन सबसे पहली चीज जो जंप करने का मतलब है वो है स्पार्किंग। जंप करने को एग्जांपल दे सकता है जंप करके स्पार्किंग, जहां पे आप जानबूझ के स्पार्क बनाते हैं? स्पार्क प्लग, दैट्स करेक्ट, स्पार्क प्लग, बिल्कुल सही बात है। स्पार्क प्लग के अंदर आप ये वाला काम करते हैं। स्पार्क प्लग में जो छोटा सा गैप दे रखा होता है, गैप में जानबूझ करके आप करंट को जंप कराते हैं, उसकी वजह से आपको स्पार्क मिलता है, तभी आपको पावर स्ट्रोक मिलता है। तो वो स्पार्किंग इसके अंदर होनी शुरू हो जाती है। स्पार्किंग का रीजन क्या है? एक वर्ड, हाई वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया, गैप कम होने से, ये वाली बात सही है। लेकिन स्पार्किंग जो हो रही है उसका रीजन क्या है? अर्थ की तरफ जंप करेगा, ठीक है, लेकिन स्पार्किंग क्यों हो रही है? देखो, मान लो स्विच है, ठीक है, आप कोई 15 एम्पियर वाला प्लग भी आपने लगा रखा है, उसका स्विच जिस टाइम आप ऑफ करते हैं, तब उसमें प्लग में भी स्पार्किंग होती है। क्यों होती है? आयनाइजेशन। बीच के जो डाइलेक्ट्रिक है, एयर जो है, उसका आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वोल्टेज ज्यादा है, सारे रीजन जितने लोगों ने दिए मोस्टली सबने सही दिए हैं, लेकिन वो उसकी वजह से जो मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से स्पार्किंग हो रही है, दैट इज आयनाइजेशन। वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा और डिस्टेंस बहुत कम है, तो वो वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से बीच के जितनी एयर है, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, वो इंसुलेटर का ब्रेक डाउन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फास्ट स्पीड पे जाके दूसरे एटम से, मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और वो आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। ये प्रोसेस चलता जाता है, इलेक्ट्रॉन्स निकले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज इंसुलेटर में से भी, एयर इज एन इंसुलेटर, एयर में से होकर के इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं और एयर में से एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब आयंस बनते जा रहे हैं, आयंस के चक्कर में एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन एयर का स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ वो। और ऐसे टाइम पर इस कॉइल के अक्रॉस जितना वोल्टेज बनता है, दैट इज बेसिकली नोन एज द रिएक्टेंस वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज। And this is basically the problem of commutation.
कि कम्यूटेशन में क्या हो रहा है कि जितनी देर में ब्रश एक पॉइंट से एक कॉपर सेगमेंट से दूसरे कॉपर सेगमेंट पर पहुंचे, सेगमेंट जितनी देर में चेंज करे उतनी देर में करंट का भी रिवर्सल पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाता, कम रह जाता है। कम रहने की वजह से आप क्या करते हैं, कम रहने की वजह से वो बचा हुआ करंट एस में से जंप करता है, जो आयनाइजेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग हो जाती है। और वो स्पार्किंग अगर बढ़ जाए, हालांकि अब ऐसी कोई मशीन अब नहीं है जिनके अंदर स्पार्किंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन स्पार्किंग अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो पूरा कम्यूटेटर जो है उस पर स्पार्क ओवर हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बुरी तरह जल के खत्म हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब ये होता नहीं है, बाय द वे, मतलब दैट इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम। दिस इटसेल्फ इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ लॉस, इसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो इसीलिए आप इससे बचने के तरीके एम्प्लॉय करते हैं, और इससे बचने के तरीके कौन कौन से हैं वो देखिए। बेसिकली दो तरीके हैं। नंबर वन, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, और नंबर टू ईएमएफ कम्यूटेशन। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और ईएमएफ कम्यूटेशन, ये दो तरीके हैं जिन तरीकों से आप कम्यूटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप लोगों को पहले याद हो, मैंने आपसे ये कहा था कि ब्रशेस जो होते हैं वो कॉपर के बजाय कार्बन के बनाए जाते हैं, और इसका एक रीजन ये है कि कॉपर घिसेगा तो वो कम्यूटेटर को घिस सकता है, और कम्यूटेटर को रिप्लेस करना बड़ा टेढ़ा काम है, बजाय ब्रश को रिप्लेस करना बड़ा आसान काम है। ब्रश छोटा सा है, उसको आप जब चाहे निकाल दिए, दूसरा लगा दीजिए। तो उसका एक रीजन तो ये है कि कार्बन के ब्रशेस को यूज करते हैं, और दूसरा रीजन जो मैंने उस टाइम से कहा था कि बाद में पढ़ने वाले हैं, वो रीजन अब है कि क्यों कार्बन के ब्रशेस यूज करते हैं। कार्बन ब्रशेस आर हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस है। अब देखो क्या हो रहा है, हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस यूज करने की वजह से क्या होता है, जिस टाइम ये जो ब्रश है वो इधर से इधर खिसक रहा है, उस टाइम ये एरिया बढ़ता जा रहा है। ये याद रखिए कि ये दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस ब्रश, और ये इसका जो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वो एरिया बढ़ता जा रहा है। जितना एरिया बढ़ता जाएगा, R इक्वल टू रो L अपॉन A से, एरिया के अगर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आप ये देखिए कि जैसे आपने हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस लगाने की वजह से आपने क्या अचीव कर लिया है कि जबकि आप लो रेजिस्टेंस लगा रखा होता तो इसकी रेजिस्टेंस तब भी कम तो हो रही होती, लेकिन यहां पे ऑलरेडी इतनी लो रेजिस्टेंस के कॉपर इज अ बेसिकली गुड कंडक्टर, उसके अंदर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो करंट चाहे यहां से जाए चाहे वहां से जाए, इस वन एंड द सेम थिंग। लेकिन हाई रेजिस्टेंस के ब्रशेस में आप रेजिस्टेंस सेपरेशन कर रहे हैं कि जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है तो करंट को ये दिख रहा है कि इस एरिया की रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, इस एरिया की रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये एरिया कम होता जा रहा है और ये एरिया बढ़ता चला जा रहा है। तो करंट ज्यादा से ज्यादा वो इधर थ्रो करेगा, इस तरफ ऑटोमेटिकली करंट ज्यादा ज्यादा इधर थ्रो करना शुरू करेगा। नतीजा क्या होगा कि जितने टाइम तक ये यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम में ऑलरेडी सारी करंट यहां पर आ चुकी है। दिस इज वन वे, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। दूसरा है ईएमएफ कम्यूटेशन। ईएमएफ कम्यूटेशन के लिए यू यूज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड इंटरपोल्स और कॉम्पोल्स। इंटरपोल्स और कॉम्पोल्स और कम्यूटेटिंग पोल्स, इन्हीं को कहते हैं कम्यूटेटिंग पोल्स। तो दूसरा तरीका बेसिकली क्या है, दूसरा तरीका है ईएमएफ कम्यूटेशन का, जिसमें आप इंटरपोल्स या कॉम्पोल्स यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने मोटर्स के ऊपर कुछ जनरेटर्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिस अगर कर रखे हैं तो आपने एक ये चीज देखी होगी कि उसका जो स्टेटर है, इस स्टेटर के अंदर दो तरह के पोल्स होते हैं, एक का साइज बड़ा होता है, एक का साइज छोटा होता है। देखें बेसिकली किस तरह के होते हैं, बड़े पोल्स ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, और इनके बीच में छोटे छोटे चार पोल लगे होते हैं। ये जो छोटे वाले मेन पोल्स के बीच में जो छोटे वाले जो पोल्स लगे हुए हैं, दीज आर नोन एज इंटरपोल्स। इंटरपोल्स, इंटरमीडिएट, दो पोल्स के बीच में जो लगने वाले पोल्स हैं, दे आर नोन एज इंटरपोल्स, इंटरमीडिएट पोल्स और कम्यूटेटिंग पोल्स। और इनकी पोलैरिटी कैसी रखी जाती है
इन पे भी बाइंडिंग होती है, इनकी भी पोलैरिटी होती है, और इनकी पोलैरिटी ऐसी रखी जाती है कि मोटर रोटर जो है जिस तरफ भागने वाला है, जिस तरफ भाग रहा है, मान लीजिए इस तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। अब ये यहां से कंडक्टर जो है वो अब नेक्स्ट पोल कौन सा आने वाला है, साउथ, इसकी पोलैरिटी होगी साउथ। यहां से आगे जाने पर नॉर्थ पोल आने वाला है तो इसकी पोलैरिटी होगी नॉर्थ, इसकी साउथ, इसकी नॉर्थ, नेक्स्ट पोल। तो माइंड यू ये इसमें क्योंकि यहां से निकलने के बाद में आगे साउथ पोल आने वाला है तो इसकी पोलैरिटी नॉर्थ पोल नहीं रखी जाएगी, साउथ पोल रखी जाएगी। उससे बेसिकली फायदा क्या हो रहा है कि वही करंट को आगे भेजने वाला काम ऑलरेडी शुरू हो गया। एक तरह से आपने ये वाला काम कर लिया कि थोड़ी देर के बाद में जाकर के जो उस रोटर के ऊपर इफेक्ट होने वाला था वो आपने पहले से ही धीरे धीरे करना शुरू कर दिया है, पहले से धीरे धीरे। जैसे दो एग्जांपल्स हैं, एक बोरिंग है और एक इंटरेस्टिंग है। पहले बोरिंग वाला देख लेते हैं, और वो ये है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, हीट इंजन लैब में आपने वो बॉयलर लगा हुआ देखा होगा, तो बॉयलर के अंदर जब पानी भेजते हैं उस पानी को पहले से प्री हीट कर दिया जाता है। जो एयर उसके अंदर ड्रॉट मारते हैं, एयर उसे गर्म करने के लिए, वो एयर को भी पहले से प्री हीट कर देते हैं। कोयला जो उसके अंदर भेजा जाता है जलने के लिए, कोयले को पहले से पुल्वराइज कर देते हैं। तो ये सब काम करने से क्या होता है कि उसके अंदर जो टाइम है बहुत कम हो जाता है, तो आपने उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर रखी है। और दूसरा एग्जांपल क्या है कि क्रिकेट में, हालांकि बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्रिकेट में ये आपने कभी नोटिस किया हो कि जिस टाइम बॉलर जिस टाइम रन अप लेके आता है, बॉल करने वाला होता है, तो बॉलर की साइड का जो बैट्समैन होता है वो पहले से थोड़ा सा रन अप लेना शुरू कर देता है भागने के लिए। ठीक, भागने के लिए पहले से थोड़ा सा रन अप लेना शुरू कर देता है कि वो जैसे हिट करके जैसे वो भागेगा तब तक मैं ऑलरेडी काफी आगे पहुंच चुका हूँ ये वाली चीज, क्योंकि उस साइड में हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं स्टंप करने के। तो ये वाली चीजें हैं जिससे ये बेसिकली इसको हम यहां पर ऐसे यूज कर रहे हैं कि वो कंडक्टर जिस पोलैरिटी के अंदर में पहुंचने वाला है उसके लिए आपने पहले से उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि ये पोलैरिटी आगे जाके आने वाली है, अब इसे तैयार हो जाओ। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आप कम्युनिकेशन उसका इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से उसका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है। ठीक, दैट्स ऑल, दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन।